दुनिया के बड़े-बड़े बिज़नेसेस इंडिया में अपना बिज़नेस लेकर जा रहे हैं, तो ये फिर ये बात कोई कहने वाली रह नहीं जाती कि वहाँ पर उनकी दौलत में कितना इज़ाफ़ा हो रहा है, वो मुल्क कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वहाँ के जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं, वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। भारत की पॉपुलेशन और इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है अगले सालों में, जो कि चाइना को काउंटर कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम मोदी जी को यहाँ पे ले आएं। हो सकता है कुछ हमारी भी किस्मत बदल जाए और हमें भी थोड़ा काम करना आ जाए, हमें भी थोड़ा बिजनेस करना आ जाए। इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से। आप ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम सुपीरियर हैं, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम हलाल गोश्त खाते हैं, हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं, हम औरतों को इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस में डालते हैं। इंडिया जो है वो सुपर पावर बनना चाह रहा है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक बहुत ही बड़ी पावर बन चुका है और ये इमेजिन करने में कोई हमें परेशानी नहीं है कि 2050 तक इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा। इंडिया जो है उसका जो गोल्डन इरा है, ठीक है जी, क्या वो स्टार्ट हो चुका है? मुझे मोदी जी की जो पॉलिसी है या जो उनकी टीम है वो बहुत पसंद है, इसलिए कि उन लोगों को काम आता है और वो लग के काम करते हैं, हमारी तरह फाख्ताएं नहीं उड़ाते। कि शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मुल्क दिवालिया होता तो मेरे माथे और कब्र पर ता कयामत काला धब्बा लग जाता। दुनिया ने इंडिया को समझना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है दैट इज ग्रोइंग विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी हाल में ही एक आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का फॉरेन रिजर्व बढ़कर 600 बिलियन यूएस डॉलर के करीब पहुंच गया है, जिसे देखकर पाकिस्तान के मीडिया में तरह तरह की बातें हो रही है। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और उनके पैनलिस्ट भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ एक का कहना है कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी भी इसकी आधी है और कुछ का कहना है कि अभी हाल में ही हमने आईएमएफ से 2 बिलियन डॉलर कर्ज लिया है और इंडिया के पास पहले से उनका रिजर्व जो है वो 600 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का है। तो चलिए सुनते हैं इस पूरी परिचर्चा को। हम आपको डेली बेसिस पर ऐसी खबरें बताते हैं कि हमें पता ही चलता है कि दुनिया के बड़े-बड़े बिजनेसेस इंडिया में अपना बिजनेस लेकर जा रहे हैं, तो ये फिर ये बात कोई कहने वाली रह नहीं जाती कि वहाँ पर उनकी दौलत में कितना इज़ाफ़ा हो रहा है, ये तो एक अलग बात, लेकिन वो मुल्क कितना स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वहाँ के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो आज हम आपको ये बताते हैं कि इंडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और इसने क्रॉस कर लिया है 600 बिलियन डॉलर्स। और इसकी कुछ डिटेल्स मेरे सामने मौजूद हैं तो आपके सामने रखते हैं। जैसे कि मैं देख रही थी कि जियो में रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई और भी काफ़ी जगहों पर, जिसमें कहा गया है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब डॉलर से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ये एक साल को अगर आप फिजिकल ईयर देखते हैं तो 600 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है और ख़ास तौर पर इतनी कम देर में। अब ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस पे क्या, यानी अगर हम इसकी कुछ डिटेल्स में जाएं कि कैसे, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी। अभी इससे पहले जो एक प्रोग्राम मैंने किया था कल, उसमें जब आप देखें तो आपको हमने ये बताया था कि वहां पर टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है, तो वो ना सिर्फ वो बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे, ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है, यानी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, ना ही होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खबर है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, वरना अगर ये खबर नहीं भी आती तो क्या कोई ये कहता कि फॉरेन रिजर्व बहुत कम है इंडिया की? ये कोई ना कहता, सब जानते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन इसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अभी तक तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है या उसके लीडर्स आते हैं वो हमें सिर्फ अपनी ही किस्मत बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुल्क की किस्मत बदलने वाला अभी तक तो मुल्क में आया नहीं और न जाने का है। वैसे अगर आप लोग चाहें तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि हम मोदी जी को यहाँ पे ले आए। हो सकता है कुछ हमारी भी किस्मत बदल जाए और हमें भी थोड़ा काम करना आ जाए, हमें भी थोड़ा बिजनेस करना आ जाए और हम लोग भी थोड़ी सी शर्म करें और अपने मुल्क के लिए उन लोगों को सामने लाएं जिनको असल में काम आता है। जैसे कि मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मुझे मोदी जी की जो पॉलिसी है या जो उनकी टीम है
वो बहुत पसंद है, इसलिए कि उन लोगों को काम आता है और वो लग के काम करते हैं, हमारी तरह फाख्ताएं नहीं उड़ाते। मगर खैर देखते हैं कि इसके ऊपर भी कब बात होती है और कब लोग इस चीज के ऊपर मानते हैं, मगर फिलहाल हमें कोई मानता हुआ दिखाई दे रहा नहीं है। कि कोई भी वजीर आजम ये कह सकता है कि अगर कोई वजीर आजम होगा और उसके दौर में मुल्क दिवालिया हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके माथे पर कब्र तक नहीं पहुंचते, उसके माथे पर तो काला धब्बा लगता है ना। तो उन्होंने कहा कि काला धब्बा लग जाता है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है, मतलब ये कि थोड़ी सी फनी स्टेटमेंट्स भी हैं ये, लेकिन इस पे ये मेरा ख्याल है हंसने का नहीं बल्कि मातम करने का मकाम है, क्योंकि हमारे हालात तो यही है ना, जो बात वो कह रहे हैं वो तो है। उन्होंने कहा जनाब नाक से लकीरें लगवाई हैं, नाक से लकीरें तो लगवाई हैं, लेकिन वजीर आजम जो इस वक्त के वजीर आजम वो ऐसे हैं कि जो सब कुछ बता देते हैं, कह देते हैं, तो वो ये बता रहे हैं जी। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये कि मुल्क दिवालिया हो जाता तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते, मुल्क की सनत पर कारी जरब लगती, मेरे माथे पर ता कयामत जो है काला धब्बा होता और मेरी कब्र पर भी कतबा लगा होता कि मेरे जमाने में ऐसा हुआ। मन यानी वो कब्र के कतबे तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कब्र पर जो कतबा लगता ना, ठीक है, उस पर लिखा होता कि ये जो वजीर आजम था ना पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ, इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ है। ऐड हुन स्यापा पे हुए हमारे साथ जो मुल्क है उसके अंदर। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या, देखें ये तो सब हम कहें कि डायलॉग है, या ये यानी ये जो कबर पे लिखा होता ना होता आज तक 75 ईयर्स में, या जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अगर आप पिछले चंद साल उठा के देख लें, क्या उसमें जो जो कुछ हुआ है उसमें उसके ऊपर क्या हो जाएगा। कभी किसी के ऊपर बात आती है, सर जो एलीट क्लास है ना वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरती है, कोई ऐसी बात नहीं, सत्य खा रहा है, उनको कोई नहीं कबर पे जाके कुछ करता वर्ता या कुछ होता, जो मर्जी कर लिया भाई। मुल्क दो टुकड़े हो गया है जी, तो क्या कर लिया किसी ने, कबर पे क्या लगा के क्या हो गया। खैर, अच्छा, तो ये फिर उन्होंने कहा है कि हमारा निज़ाम जो है फरसूदा है, बिजली की तरसील लाइन वगैरह वगैरह, इसमें फिर वो आगे भी बढ़े हैं। ये मिला जुलाकर 450 अरब का मुल्क को नुकसान करते हैं। वो बिजली की बात कर रहे थे, जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त। फिर उन्होंने कहा जो हमारा कर्जा है, गर्दिशी कर्जा जो है वो 2300 अरब रुपए है, जिसमें गरीब का कोई कसूर नहीं है। देखें, कह रहे हैं गरीब का कोई कसूर नहीं है, तो फिर क्यों गरीब क्यों पिस रहा है, बताइए। गरीब का कोई कसूर नहीं है तो नहीं पिसना चाहिए था। तो ये जो है ना मसला पता क्या है, आगे जो है वो कह रहे हैं जनाब, जबकि गरीब जो है वो कहते हैं कि ये मुल्क इस हद तक पहुंचा, वो आज भी खुदा न खास्ता आटा 1 लाख रुपए किलो भी हो जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस पूरी परिचर्चा को सुना। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान के मीडिया कैसे अपने देश को क्रिटिसाइज कर रही है, अपने ही इस्टेब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज कर रही है कि वो इंडिया के बराबर कहीं नहीं ठहरते। जहां एक और इंडिया की पहचान ग्लोबल पावर के रूप में हो रही है, जहां एक तरफ इंडिया के पास उसका फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा है, वहीं पाकिस्तान खुद को डिफ़ॉल्ट होने के स्थान पर खड़ा पाता है। और हर जगह जहाँ भी जिस भी मुल्क में उसके हुक्मरान जाते हैं वो वहाँ पे सिर्फ भीख ही मांगते हैं। तो ऐसा खुद वहाँ की जनता, वहाँ के लोग कह रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।